नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में आपके एक सब्जेक्ट चलता है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। कई यूनिवर्सिटीज़ है राजस्थान के अंदर, उनमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो एक कोर्स चलता है एनिमल हस्बेंड्री का लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो चलता है थर्ड सेमेस्टर के अंदर। जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिनके अंदर दो कोर्स चलते हैं एनिमल हस्बेंड्री के, जैसे एमपीयूटी उदयपुर है, इसके अलावा एसकेआरयू बीकानेर है। इनमें दो कोर्स चलते हैं अपने एनिमल हस्बेंड्री के, दो सब्जेक्ट चलते हैं। एक चलता है सेकंड सेमेस्टर के अंदर और एक चलता है थर्ड सेमेस्टर के अंदर। सेकंड में चलता है रूमिनेंट प्रोडक्शन, जबकि थर्ड में चलता है नॉन रूमिनेंट प्रोडक्शन। जबकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक ही कोर्स चलता है और वो चलता है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट के नाम से, यानी रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट दोनों अपन एक साथ इसमें पढ़ते हैं। तो ये जो आज की अपनी क्लास होने वाली है वो दोनों कोर्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है, यानी जिनके दोनों सब्जेक्ट चल रहे हैं, यानी जिनके एलपीएम चल रहा है या जिनके नॉन रूमिनेंट प्रोडक्शन चल रहा है, दोनों के लिए अपनी क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में अपन एनिमल हस्बेंड्री के जो बेसिक टर्म्स है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टर्म्स है वो आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, या आप सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे डब्ल्यू है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, या बैंकिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम्स के अंदर इनमें से एक या दो टर्म है वो आपके डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके कोर्स चलता है एलपीएम या नॉन रूमिनेंट प्रोडक्शन, इसकी सारी क्लासेस आपको अवेलेबल करवाई जाएगी अपने यूट्यूब चैनल पे ही, आपको सारी क्लासेस इस पे मिलने वाली है। इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर के जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासें भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए अपन आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं बेसिक एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, इसमें कौन कौन से जो बेसिक टर्म्स है वो अपन काम में लेते हैं, उनका मतलब क्या होता है। क्योंकि ये जो आप आगे एग्जाम्स देने वाले हो उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण टॉपिक मान सकते हो आप इसको। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं आज एनिमल हस्बेंड्री के बारे में कि एनिमल हस्बेंड्री है वो होती क्या है। एनिमल हस्बेंड्री हिंदी के अंदर तो आप सबको पता है, हिंदी के अंदर इसको कहते हैं पशुपालन। नाम से वैसे पता चल रहा है पशुओं को पालना ही क्या होता है, पशुपालन होता है या एनिमल हस्बेंड्री होता है। अगर अपन इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर चार चीज़ों का अपन मैनेजमेंट करते हैं। चार चीज़ों का अगर अपन प्रबंधन कर देते हैं, मैनेजमेंट कर देते हैं, उसी को अपन एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ये इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन होगी। तो इसमें चार चीज़ों का कौन कौन सी चीज़ों का अपन मैनेजमेंट करेंगे। तो एक करते हैं अपन इसमें फीडिंग का मैनेजमेंट, यानी अपन जो भी एनिमल्स को खिलाते पिलाते हैं उसका अपने को मैनेजमेंट करना है, वो हो गया फीडिंग का मैनेजमेंट। दूसरा करते हैं उनके हाउसिंग का मैनेजमेंट, यानी उनको जो भी अपन शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं उसका अपने को मैनेजमेंट करना है। थर्ड अपन करते हैं उनमें ब्रीडिंग का मैनेजमेंट, ब्रीडिंग या प्रजनन का जो प्रबंधन अपन करते हैं वो अपने को करना है। और लास्ट करते हैं अपन उनके हेल्थ का, उनके स्वास्थ्य का मैनेजमेंट। अगर इन चार चीज़ों का अपन मैनेजमेंट कर देते हैं साइंटिफिकली तो उसी को अपन क्या कह देते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री अपन बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर की ही ये ब्रांच हो गई। तो अपन इसकी डेफिनेशन को क्या कह सकते हैं कि जो एनिमल हस्बेंड्री है वो एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान की ही एक शाखा है, एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है, जिसमें अपने जो भी कॉमन डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, पालतू पशु है, उनमें अपन चार चीज़ों का प्रबंधन करते हैं। एक करते हैं फीडिंग का, दूसरा करते हैं उनके हाउसिंग का, और तीसरा करते हैं ब्रीडिंग का, और लास्ट करते हैं अपन उनके हेल्थ का प्रबंधन यानी स्वास्थ्य का प्रबंधन करते हैं। इन चार चीज़ों का मैनेजमेंट अपन ने कर दिया, उसी को अपन कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो अगर इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो एनिमल हस्बेंड्री है वो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, जिसमें जो भी पालतू पशु है उनमें आहार, आवास, प्रजनन और स्वास्थ्य का प्रबंधन किया जाता है, उसी को अपन पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। सो एनिमल हस्बेंड्री इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इंक्लूड्स साइंटिफिक फीडिंग, हाउसिंग, ब्रीडिंग एंड हेल्थ केयर ऑफ कॉमन डोमेस्टिक एनिमल्स। ये तो बात हो गई एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो एनिमल हस्बेंड्री है इसमें ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं या सेमेस्टर एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके टर्म्स की। और जो सबसे पहला टर्म्स अपने पास में है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन को हिंदी में कहते हैं चयन या चुनाव।
तो अब चयन या चुनाव अपन किसे कहेंगे? मान लो आपके पास में एनिमल्स का एक ग्रुप है, एनिमल्स का आपके पास में एक ग्रुप है, समूह है, और एनिमल्स के ग्रुप को अपन कहते हैं हर्ड। अपने काऊ और बफेलो जो है उनके ग्रुप को अपन कहते हैं हर्ड कहते हैं। हर्ड ग्रुप को हर्ड कहा जाता है, काऊ और बफेलो के ग्रुप को हर्ड कहते हैं। अपने पास में मान लो इतने एनिमल्स हैं, इनका एक ग्रुप है, हर्ड है अपने पास में। तो इसमें से जो अच्छे एनिमल्स हैं, डिजायरेबल करेक्टर वाले जो एनिमल्स हैं, जिनका प्रोडक्शन है वो अधिक होगा, उन एनिमल्स को अपन छांट के अलग कर लेते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। यानी इनमें से अपने जो अच्छे मिल्क प्रोड्यूसर ब्रीड्स है या मिल्क प्रोड्यूसर एनिमल्स है, उनको अपन ने छांट के अलग कर लिया। तो उसी को अपन ने क्या कह दिया? सिलेक्शन। तो अपन क्या कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन? सेपरेटिंग एनिमल्स, सेपरेटिंग एनिमल्स फ्रॉम ए ग्रुप। यानी आपके पास में एनिमल्स का ग्रुप है, उसमें से आपने कुछ एनिमल्स को सेपरेट कर लिया, उसी को अपन कहते हैं सिलेक्शन। लेकिन कौन से एनिमल्स को आपको सेपरेट करना है? तो डिजायरेबल एनिमल्स को अपने को सेपरेट करना है। ऐसे एनिमल्स, जिस प्रकार के एनिमल्स अपने को चाहिए, जो अपने लिए डिजायरेबल है, या ये बोल सकते हो प्रोडक्टिव एनिमल्स, जिनका प्रोडक्शन है वो अधिक होता है, उन एनिमल्स को अपन सेलेक्ट कर लेंगे, उनको अलग कर लेंगे, उसी को कहा जाता है सिलेक्शन। तो एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है सिलेक्शन क्या होता है? तो एनिमल्स के ग्रुप में से डिजायरेबल एनिमल को छांट के अलग करना ही क्या होता है? सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कलिंग की। दूसरा वर्ड है अपने पास में कलिंग। अब कलिंग है, इसका मतलब भी ग्रुप से अलग करना ही होता है। लेकिन कौन से एनिमल्स को अपने को अलग करना है? अभी अपन ने देखा, अपन ने जो प्रोडक्टिव एनिमल्स थे या जो डिजायरेबल एनिमल्स थे उनको अलग किया है। लेकिन जो अनप्रोडक्टिव एनिमल्स है, ये कौन से एनिमल्स रह गए बाकी? अनप्रोडक्टिव, यानी जिनका प्रोडक्शन है वो बहुत कम है या जो अनडिजायरेबल है। ऐसे एनिमल्स जिनका प्रोडक्शन बहुत कम है, जिनमें बीमारियां बहुत ज़्यादा आती है, या जो बूढ़े हो गए हैं, एज्ड हो गए हैं, उन एनिमल्स को अपन ग्रुप से निकाल देते हैं। आपने घर पे भी देखा होगा, जो एनिमल्स मिल्क प्रोडक्शन बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, या जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, उन एनिमल्स को अपन सेल कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो उसको कहा जाता है कलिंग। ऐसे एनिमल्स जो एज्ड हो गए हैं या अनडिजायरेबल है, तो रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल एनिमल, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल एनिमल्स फ्रॉम ए ग्रुप। यानी आपके पास में एनिमल्स का एक समूह है, ग्रुप है, उनमें से आपने अनडिजायरेबल एनिमल को निकाल दिया, या जिसका प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, उस एनिमल को अलग निकाल दिया, उसी को अपन कहते हैं कलिंग। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रिमूवल ऑफ डिजीज एनिमल फ्रॉम हेल्थी एनिमल, या सेपरेशन ऑफ डिजीज एनिमल फ्रॉम हेल्थी एनिमल इज नोन एज। तो कई बार तो आप उसको कलिंग कह सकते हो, लेकिन वो आइसोलेशन होता है। कलिंग आप उसको कब कह सकते हो? जब ऑप्शन के अंदर आइसोलेशन ना हो। आइसोलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ या सेपरेशन ऑफ डिजीज एनिमल फ्रॉम हेल्थी एनिमल। यानी कोई आपका पशु है, बीमार हो गया है, तो उसको अपन जो स्वस्थ पशु है उनसे अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, उसी को कहा जाता है आइसोलेशन। लेकिन अगर आइसोलेशन ऑप्शन में ना हो और आपसे पूछ लिया जाए कि बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग करना क्या कहलाता है, तब आप कर सकते हो उसमें कलिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपने पास में है डॉकिंग। और डॉकिंग है, उसका संबंध होता है शिप से। अगर अपन इसके रिलेशन की बात करें कि इसका संबंध है वो किससे होता है, तो इसका संबंध होता है शिप से, यानी भेड़ से इसका संबंध होता है। अब होती क्या है डॉकिंग? तो डॉकिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टेल, रिमूवल ऑफ टेल इन शिप। यानी भेड़ के अंदर पूंछ को काटना ही क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है। अगर आपने कभी सिप की जो पूंछ है वो देखी हो, तो जो सिप है उसकी पूंछ है वो नीचे लटकी हुई रहती है, जबकि जो गोट है उसकी पूंछ ऐसे ऊपर जाती है। इसके अलावा अपन सिप को कहते हैं म्यूजियम ऑफ पैरासाइट्स, यानी परजीवियों का उसको म्यूजियम कहा जाता है।
क्योंकि सिप जो है उसके शरीर पे वुल पाई जाती है, और वुल के अंदर अगर कोई पैरासाइट घुस गया एक बार तो वो निकलना आसानी से नहीं निकल पाता, यानी आसानी से नहीं निकलेगा। इसलिए अपन उसको कह देते हैं म्यूजियम ऑफ पैरासाइट्स। तो आपको ध्यान रखना है, इसी कारण से जो भेड़ है उसकी पूंछ एक तो नीचे लटकी हुई है, इसके अलावा उसके शरीर पे ऊन पाई जाती है। तो पैरासाइट्स अगर घुस गया तो वो निकलेगा नहीं। तो उसी से बचाने के लिए अपन इसकी पूंछ को कट कर देते हैं। पूंछ है इसकी नीचे लटकी हुई रहती है, तो जब भेड़ ग्रेजिंग के लिए जाती है, इसकी पूंछ है वो ग्राउंड को टच करेगी या ग्रासेस को टच करेगी, और उनसे जो पैरासाइट्स है इसकी पूंछ पे चढ़ जाएंगे, और इसकी पूंछ पे चढ़ के इसके सारे शरीर पे वो फैल सकते हैं, सारी बॉडी पे हो सकते हैं। इसलिए अपन कम एज के अंदर ही इसकी जो पूंछ है, टेल है, उसको अपन क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसी को अपन कहते हैं डॉकिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉकिंग के लिए सबसे जो बेस्ट एज है वो कौन सी होती है, जब आपकी सिप है वो 1 से 2 वीक की एज में हो, उसी टाइम अपन उसमें डॉकिंग कर दें तो ये सबसे बेस्ट एज उसके लिए मानी जाती है। तो डॉकिंग के बारे में आपको ध्यान रखना है, डॉकिंग का जो रिलेशन है वो सिप से है। रिमूवल ऑफ टेल उसी को अपन डॉकिंग कहते हैं, किसमें करते हैं, सिप में करते हैं। और जब 1 से 2 वीक की हो उसी टाइम अपन उसमें डॉकिंग कर देते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव है इसका जो अपने को पैरासाइट से बचाना, यानी जो अपनी सिप है उसको पैरासाइट से बचाना ही अपना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये बात हो गई डॉकिंग की। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं फल्सिंग की। अगर फल्सिंग के अपन रिलेशन की बात करें तो इसका जो रिलेशन है वो भी सिप से ही होता है, यानी इसका संबंध भी भेड़ से ही है। अब होता क्या है, तो ये होता है आपके पास में सिप है, और सिप है वो प्रेग्नेंट है, गर्भित है। तो उसको अपन जो उसकी काविंग होने वाली होती है, सिप में अपन जो काविंग नहीं बोलते उसको बोलते हैं लेम्बिंग। एक्ट ऑफ डिलीवरी को अपन कहते हैं लेम्बिंग। सिप के अंदर बच्चे देने की क्रिया को कहा जाता है लेम्बिंग। तो लेम्बिंग से पहले अपन उसको कुछ एक्स्ट्रा राशन प्रोवाइड करवाते हैं, उसी को फल्सिंग कहा जाता है। आपके जो सेमेस्टर एग्जाम होगा उसके अंदर डेफिनेटली ये डेफिनेशन पूछी जाएगी आपसे, स्टेमिंग अप या फल्सिंग, दोनों में से एक डेफिनेशन डेफिनेटली आपसे पूछी जाएगी। तो फल्सिंग होता है फीडिंग एक्स्ट्रा राशन। अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो ये होता है फीडिंग एक्स्ट्रा राशन टू प्रेग्नेंट शिप, यानी गर्भित भेड़ को ब्याने के पहले अपन कुछ एक्स्ट्रा राशन देंगे, उसी को अपन कहते हैं फल्सिंग। अब कितने टाइम पहले देना है अपने को, तो वो अपन देंगे 3 से 4 वीक पहले। प्रेग्नेंट शिप है उसको ब्याने के डिलीवरी के 3 से 4 वीक पहले अपन कुछ एक्स्ट्रा राशन देते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, फल्सिंग कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है स्टेमिंग अप। ये भी क्या होता है, एक्स्ट्रा राशन देना ही होता है, लेकिन ये अपन किस में करते हैं, काऊ एंड बफेलो के अंदर, यानी केटल भी बोल सकते हो या काऊ भी आप बोल सकते हो। काऊ और बफेलो के अंदर अपन क्या करते हैं, स्टेमिंग अप करते हैं। फीडिंग एक्स्ट्रा राशन टू प्रेग्नेंट काऊ एंड बफेलो बिफोर 6 वीक ऑफ काऊ। अगर टाइम की बात करें तो इसमें जो टाइम होगा वो होगा 6 वीक, यानी 6 वीक पहले अपन क्या करेंगे, काऊ और बफेलो को एक्स्ट्रा राशन प्रोवाइड करवाएंगे, उसी को कहा जाता है स्टेमिंग अप। दोनों टर्म्स है वो इम्पोर्टेंट है। फल्सिंग का संबंध है वो सिप से होता है, जबकि स्टेमिंग अप का संबंध है वो केटल या बफेलो से होता है। केटल काऊ भी आप बोल सकते हो। दोनों में क्या होता है, जो प्रेग्नेंट काऊ बफेलो है या सिप है, दोनों को एक्स्ट्रा राशन दिया जाता है। सिप को देते हैं 3 से 4 वीक पहले, यानी उसके ब्याने के 3 से 4 सप्ताह पहले, जबकि अपने जो काऊ है या बफेलो है उसको 6 वीक पहले दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डी हॉर्निंग या डिसबडिंग की। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एनिमल हस्बेंड्री की जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर अगर आपको कहीं डी दिखाई देता है, जहाँ पे भी आपको डी दिखाई दे तो उसका मतलब आपको समझना है कुछ या तो रिमूव करना है एनिमल से, या कुछ कट करना है, यानी कुछ आपको काटना है या हटाना है। जो भी एनिमल है, कोई भी एनिमल हो सकता है, उससे आपको कुछ न कुछ काटना है या हटाना है। जहाँ पे भी आपको डी दिखे उसका मतलब आपको यही समझना है। आगे लिखा हुआ है हॉर्निंग, और जो हॉर्निंग है वो बना है हॉर्न से। अगर हॉर्न के मतलब की मैं बात करूं कि इसका मीन क्या होता है, तो इसका मीन होता है हिंदी के अंदर सींग।
हॉर्न का मतलब होता है सींग। तो आपको क्या रिमूव करना है या क्या कट करना है? हॉर्न रिमूव करना है। तो ये क्या हो गई इसकी डेफिनेशन? रिमूवल ऑफ हॉर्न। अब हॉर्न किस में रिमूव करोगे? एनिमल्स में ही रिमूव करोगे, क्योंकि एनिमल्स में ही हॉर्न्स पाए जाते हैं। तो रिमूवल ऑफ हॉर्न इन एनिमल्स इज नोन एज डी हॉर्निंग। डी का मतलब होता है रिमूवल, रिमूव करना या कट करना, यानी कुछ या तो कटेगा या हटेगा। आगे लिखा हुआ है हॉर्निंग, और हॉर्निंग बना है हॉर्न से, और हॉर्न को हिंदी में अपन कहते हैं सींग। सींग आपको रिमूव करना है, उसी को डी हॉर्निंग कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है डिसबडिंग। अभी मैंने बताया जहां पे भी डी दिखे आपको समझना है कुछ हटाना है या कुछ रिमूव करना है अपने को। आगे लिखा हुआ है बड। बड आपके आगे लिखा हुआ है बडिंग, और बड वर्ड से बना है बडिंग, और बड का मतलब होता है हिंदी के अंदर कलिका। कलिका या बटन फॉर्म या बर्ड फॉर्म आप इसको बोल सकते हो। तो अब आपको क्या हटाने हैं? पशुओं से हॉर्न्स ही हटाने हैं। लेकिन किस एज में आपको हॉर्न हटाने हैं? जब हॉर्न है वो बर्ड फॉर्म में हो। जब आपके एनिमल्स है उनमें जो हॉर्न है वो बर्ड फॉर्म में हो, कलिका अवस्था में हो, या बटन फॉर्म में हो, जब हॉर्न्स है वो बिल्कुल छोटे छोटे हो, उसी टाइम अगर आप उनको हटा देते हो तो उसको कहा जाता है डिसबडिंग, यानी रिमूवल ऑफ हॉर्न एट बर्ड स्टेज। जब हॉर्न है वो कलिका अवस्था में हो उस समय उनको हटाना क्या कहलाता है? डिसबडिंग कहलाता है। और डिसबडिंग या डी हॉर्निंग के लिए जो सबसे बेस्ट एज होती है वो होती है 1 से 2 वीक। यानी 1 से 2 वीक की एज के अंदर अगर अपन सींग हटा देते हैं तो वो सबसे अच्छी एज मानी जाती है। और इसका जो सबसे अच्छा मेथड होता है वो केमिकल मेथड होता है, रासायनिक मेथड होता है, जिसमें KOH कास्टिक पोटास केमिकल अपन काम में लेते हैं। आपने देखा होगा डिसबडिंग के अंदर या कलिका मेथड के अंदर अपन जो KOH होता है, केमिकल KOH इसमें काम में लिया जाता है। KOH की टेबलेट लेते हैं, उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं, और उसका सॉल्यूशन है जहाँ से अपने सींग निकले हैं, एनिमल्स में बड निकली है सींग की, उस पर अपन रब करते रहते हैं इस KOH के सॉल्यूशन को। और रब करने के बाद में अपन उस पर कोई भी एंटीसेप्टिक लगा के छोड़ देते हैं। उसके बाद में उस एनिमल में कभी भी सींग नहीं निकलते हैं। तो आपको एज भी ध्यान रखनी है। डी हॉर्निंग या डिसबडिंग के लिए जो सबसे बेस्ट एज होती है वो होती है 1 से 2 वीक। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डी वर्मिंग की। अभी मैंने कहा जहाँ पे भी आपको डी दिखे क्या करना है? कुछ न कुछ रिमूव होने वाला है या कुछ कट होने वाला है। तो इसमें भी कुछ न कुछ रिमूव होगा। आगे लिखा हुआ है वर्म। आगे वर्म लिखा हुआ है, और वर्म का मतलब हिंदी के अंदर होता है कीड़े या कीड़ा आप बोल सकते हो। वर्म का मतलब होता है कीड़ा। तो आपको क्या रिमूव करना है? कीड़े रिमूव करना है। रिमूवल ऑफ वर्म फ्रॉम बॉडी। क्या रिमूव करना है? रिमूवल ऑफ वर्म्स फ्रॉम बॉडी। यानी आपके पशु के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे आंत है, उसमें से जो भी वर्म्स है, कीड़े हैं, उनको रिमूव करना ही क्या होता है? डी वर्मिंग होता है। डी का मतलब रिमूव करना है या कट करना है। यहाँ पे डी का मतलब है रिमूव, और आगे लिखा हुआ है वर्मिंग, और वर्म का मतलब होता है कीड़ा। तो आपको वर्म रिमूव करने हैं एनिमल की बॉडी से, उसी को कहा जाता है डी वर्मिंग। जो डी वर्मिंग अपन करते हैं अपने एनिमल्स में साल के अंदर 2 बार करते हैं। 2 बार आपको डीवर्मिंग करनी चाहिए। इसके अलावा पोल्ट्री में डीवर्मिंग है वो ज़्यादा की जाती है। पहली है वो 4.5 माह की एज पे करते हैं, दूसरी डीवर्मिंग है वो 6 माह की एज पे अपन करते हैं पोल्ट्री में। नेक्स्ट अपने पास में है डी बिकिंग। अब फिर से डी आ गया यहाँ पे। तो डी का मतलब क्या है? रिमूवल। या तो रिमूव करना है या कट करना है। अब आगे लिखा हुआ है बीक। आगे अपने पास में है बीक, और बीक का मतलब होता है चोंच। अब क्या रिमूव करोगे? चोंच रिमूव करोगे। चोंच अब अपने एनिमल्स में तो पाई नहीं जाती, बर्ड्स में पाई जाती है, और बर्ड्स अपने को पढ़ना है पोल्ट्री, यानी मुर्गी अपने को पढ़नी है। तो रिमूवल ऑफ बीक इन हैन क्या कहलाएगा? डी बिकिंग कहलाएगा। रिमूवल ऑफ बीक इन हैन। मुर्गी के अंदर चोंच को हटाना या चोंच को काटना ही क्या कहलाता है? डी बिकिंग कहलाता है।
अब आप कहोगे कि क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया आपकी हैन ने जो उसको अपने को उसकी बीक काटने की जरूरत पड़ गई। तो आपने देखा होगा जब भी मुर्गियां होती है उनमें NaCl की जैसे ही डेफिशिएंसी हो जाती है वो एक दूसरे को चोंच मारना स्टार्ट कर देती है, और उस प्रोसेस को कहा जाता है कैनाबोलिज्म। यानी मुर्गियों का एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना कहलाता है कैनाबोलिज्म। तो कैनाबोलिज्म से बचाने के लिए अपन उनमें करते हैं डी बिकिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस लिए करेंगे, प्रिवेंट कैनाबोलिज्म। मुर्गियों के अंदर कैनाबोलिज्म होता है, और ये जो कैनाबोलिज्म होता है वो होता है NaCl की डेफिशिएंसी से। जैसे ही आपकी मुर्गी है उसमें NaCl की डेफिशिएंसी हुई, वो एक दूसरे को चोंच मारना स्टार्ट कर देती है। अगर आपने बीक देखी हो बर्ड्स की, तो बीक है वो आगे से साफ होती है, तीखी होती है। अगर वो तीखी बीक दूसरे बर्ड्स को मारेगी तो उससे वो उसको घायल कर सकती है। तो उसी से बचाने के लिए, उसी से प्रिवेंट करने के लिए अपन मुर्गियों में कर देते हैं डी बिकिंग, और 1 माह की एज के अंदर अपन उनमें डी बिकिंग कर देते हैं। अब आप कहोगे कि कितनी अपने को बीक काटनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो अपर बीक होती है, एक अपर बीक होती है, एक लोअर बीक होती है। जैसे अपने लिप्स है, एक अपर लिप्स है, एक लोअर लिप्स है। अगर अपर बीक की अपन बात करें तो अपर बीक अपन काटते हैं 1/4 पार्ट। अपन जो अपर बीक है उसका 1/4 पार्ट काटा जाता है, जबकि लोअर बीक का 1/8 पार्ट है वो कट किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों इम्पोर्टेंट है। डी बिकिंग का मतलब बीक को रिमूव करना होता है, कट करना होता है। बीक अब अपने किस में होगी, बर्ड्स में होगी, और बर्ड्स अपन पढ़ते हैं हैन, पोल्ट्री अपन पढ़ते हैं। तो हैन के अंदर अपने को बीक रिमूव करना है, तो उसी को अपन कहते हैं डी बिकिंग। अपर बीक 1/4, लोअर बीक 1/8 काटते हैं, कैनाबोलिज्म से बचाने के लिए काटते हैं। कैनाबोलिज्म NaCl की डेफिशिएंसी से होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा डी बिकिंग के लिए जो अपन इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं उसको कहा जाता है डी बिकर। डी बिकिंग के नाम से ही संबंधित एक यंत्र आता है, उसको डी बिकर कहा जाता है। और जो डी बिकर है वो लाइट से चलता है। एक ऐसे छोटी सी मशीन होती है जिसमें ब्लेड्स लगे होते हैं, जैसे ही अपन इसको कनेक्ट करवाते हैं लाइट से, ये जो ब्लेड्स है वो बॉयल गर्म होती है, और अपन ने बर्ड्स को पकड़ा और उसकी जो बीक है जितनी अपने को कट करनी है उसको अपन यहाँ डालते हैं, और बटन है वो प्रेस कर देते हैं, बीक है वो कट के अलग हो जाती है। और डी बिकिंग के लिए अगर अपन एज की बात करें कि एज है वो किस एज में आप डी बिकिंग करोगे, तो 1 मंथ की एज के अंदर अपन बर्ड्स में क्या कर देते हैं, डी बिकिंग कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है डी बिकिंग के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केपोनाइजेशन की। और जो केपोनाइजेशन है इसका संबंध भी हैन से ही है, यानी आप बोल सकते हो कॉक से भी बोल सकते हो, यानी इसका संबंध है वो मुर्गे से है। मुर्गे के अंदर जो टेस्टिस है उसको रिमूव करना या उसको अनफंक्शनल करना ही क्या होता है, केपोनाइजेशन होता है, रिमूवल ऑफ टेस्टिस। रिमूवल ऑफ टेस्टिस इन कॉक या हैन आप बोल सकते हो, पोल्ट्री भी आप इसको कह सकते हो। पोल्ट्री के अंदर जो मेल होता है उसमें टेस्टिस को रिमूव करना या उसको अनफंक्शनल करना ही क्या कहलाता है, केपोनाइजेशन कहलाता है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है केपोनाइजेशन का, वो होता है हायर मीट प्रोडक्शन। अगर आपको ज़्यादा मात्रा के अंदर मीट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए अपन जो मेल होता है उसमें टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं या उसको अनफंक्शनल कर देते हैं, जिससे जो ब्रीडिंग में एनर्जी वेस्ट होगी वो मीट प्रोडक्शन में काम में आती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है केपोनाइजेशन का। इसके अलावा केपोनाइजेशन के अंदर अपन एक फीमेल हार्मोन होता है हेन का, डाई इथाइल स्टिल वेस्टोल हार्मोन, वो हार्मोन भी अपन काम में लेते हैं। जो अपना मेल होता है, मुर्गा होता है, उसकी गर्दन के नीचे अपन चीरा लगाते हैं और उस हार्मोन की जो टेबलेट है उसको वहाँ पे रख देते हैं, जिससे जो अपना मेल होगा उसके अंदर फीमेल वाले करेक्टर आ जाते हैं, यानी उसकी जो ब्रीडिंग कैपेसिटी है वो समाप्त हो जाती है, जिससे वो हायर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में अपने को मीट प्रोड्यूस करके देता है। तो ये बात हो गई अपने केपोनाइजेशन की। नेक्स्ट है अपने ब्रॉयलर, ग्रोवर और लेयर। तीनों है वो हैन की कैटेगरी है, यानी मुर्गियों की ये श्रेणियां है, कैटेगरी है, क्लास है, अलग अलग क्लास होती है। तो अगर सबसे पहले अपन बात करें ब्रॉयलर की कि ब्रॉयलर क्या होता है, तो आपने हैन पाल रखी है, आपने मुर्गी पाल रखी है। अगर आपने मीट प्रोडक्शन के लिए हैन को पाला है
मीट प्रोडक्शन के लिए अगर आपने मुर्गी पाली है तो उसको कहा जाता है ब्रॉयलर। यानी ऐसी हैंस जो जिनको अपन मीट प्रोडक्शन के लिए पालते हैं उन्हें ब्रॉयलर कहते हैं। और इनकी जो एज होती है, ब्रॉयलर है उसकी जो एज होती है वो होती है 6 to 8 वीक, 6 से 8 सप्ताह की ऐसी मुर्गियां जिनको मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है उसी को क्या कहते हैं अपन, ब्रॉयलर कहते हैं। और 6 से 8 सप्ताह के अंदर इनका जो बॉडी वेट है वो होता है 1.5 से 2 kg। 6 से 8 सप्ताह में इनका शरीर का जो भार है वो 1.5 से 2 kg होता है। तो ये बात हो गई अपने ब्रॉयलर की। सेकेंड कैटेगरी आती है अपने ग्रोवर। अब अपन ने देखा जो ब्रॉयलर है उसकी एज है 6 से 8 सप्ताह, 6 से 8 वीक है। तो 8 के बाद में अपने आएगा 9, 9 से 18 वीक की जो मुर्गियां होती है उनको कहा जाता है ग्रोवर। अगर आपने 9 से 18 वीक की जो हैन है उसको पाल रखा है तो उसी को अपन क्या कहते हैं, ग्रोवर कहते हैं, या इसको ग्रोवर मैनेजमेंट भी अपन कह सकते हैं। थर्ड कैटेगरी अपने पास में लेयर। 18 तक अपन ने देख लिया। 18 के बाद में आता है अपने 19। तो 19 से 72 सप्ताह की जो मुर्गियां होती है, 19 से 72 वीक की जो मुर्गियां होती है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, लेयर्स कहते हैं। और जो लेयर्स है वो अपन पालते हैं एग प्रोडक्शन के लिए। तो आप ये भी बोल सकते हो कि अंडे उत्पादन वाली मुर्गियां जो होती है उन्हीं को क्या कहा जाता है, लेयर्स उनको कहा जाता है। या 19 से 72 सप्ताह की मुर्गियां जिनको अंडे प्रोडक्शन के लिए, एग प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है उन्हीं को अपन लेयर्स कहते हैं। तो जो मुर्गियां हैं वो अंडे उत्पादन कब स्टार्ट करेगी, तो जब मुर्गियां हैं वो 5 से 6 माह की होती है, जब वो 5 to 6 मंथ की होती है, या अपन बोल सकते हैं जब वो 22 से 25 सप्ताह की होती है, उसके बाद में वो अंडे उत्पादन है वो स्टार्ट कर देती है। उसी को अपन ध्यान में रखते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 5 से 6 माह की एज में जो मुर्गियां हैं वो एक प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है, या 22 से 25 सप्ताह बाद में एक प्रोडक्शन वो स्टार्ट कर देती है। और एक प्रोडक्शन के लिए अपनी जो हैन है उसको मुर्गे की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिना मुर्गे के अपने आप जब वो 5 से 6 माह की हो जाएगी अंडे उत्पादन स्टार्ट कर देगी। और एक अंडा बनने के अंदर 24 घंटे का समय लगता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एक अंडे का जो फॉर्मेशन होता है वो 24 घंटे के अंदर होता है। और जो मैक्सिमम मुर्गियां अंडे देती है वो 72 सप्ताह तक देती है। 72 सप्ताह के बाद में जो मुर्गी है अंडे देना बंद कर देती है, और उस मुर्गी को ब्रूडी हैन कहा जाता है। तो ये मुर्गी की 3 क्लास हो गई, पहली ब्रॉयलर अपन ने देखी, दूसरी ग्रोवर, और थर्ड लेयर अपन ने देखा। ब्रॉयलर अपन ने कहा है मीट प्रोडक्शन वाली मुर्गियों को, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है, 6 से 8 सप्ताह इनकी एज होती है, और इनका जो बॉडी वेट है वो 1.5 से 2 kg हो जाता है 6 से 8 सप्ताह में। सेकेंड कैटेगरी है ग्रोवर। 8 तक अपन ने देख लिया, 9 से 18 वीक की जो हैन है उसको अपन ने ग्रोवर कहा है। और थर्ड है अपने पास में लेयर्स, यानी 19 से 72 सप्ताह की जो मुर्गियां हैं जिनको अपन एग प्रोडक्शन के लिए पालते हैं उन्हीं को अपन लेयर्स कहते हैं। और एग प्रोडक्शन करती है स्टार्ट वो 5 से 6 माह बाद में। नेक्स्ट है अपने डाउन कवर। अब डाउन कवर के अगर अपन मतलब की बात करें या कहें कि डाउन कवर क्या होता है, तो अपने पास में एक प्रेग्नेंट काऊ है, बफेलो है, या कोई भी अपने पास में प्रेग्नेंट एनिमल है, उसकी जो डिलीवरी होने वाली है उसकी जो काविंग होने वाली है, डिलीवरी होने वाली है, उससे 15 दिन पहले का जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है उसी को अपन कहते हैं डाउन कवर। यानी एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर काविंग, उसी को कहते हैं डाउन कवर। यानी आपका पशु है वो ब्याने वाला है, उसकी काविंग होने वाली है 15 डेज बिफोर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ काविंग। और काविंग का मतलब होता है काउ एंड बफेलो के अंदर एक्ट ऑफ डिलीवरी या बच्चा देने की जो क्रिया है उसी को क्या कहते हैं, काविंग कहा जाता है। यानी कोई भी पशु है प्रेग्नेंट है तो वो उसमें डिलीवरी होने वाली है, काविंग उसके अंदर होने वाली है, तो उससे 15 दिन पहले का जो टाइम होता है उसको कहा जाता है डाउन कवर। उस पीरियड में जो एनिमल है उसको अपन बाकी एनिमल से सेपरेट कर देते हैं और उसकी देखरेख है वो अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है एनिमल को ग्राउंड पे गिराना। अपने को कोई भी ट्रीटमेंट करना है, सर्जरी करनी है, ऑपरेशन करना है, या उसके हॉर्न्स अपने को रिमूव करने हैं, उसको कंट्रोल अपने को करके रखना है, उसके लिए अपन एनिमल्स को ग्राउंड पे गिरा लेते हैं, उसी को कहा जाता है कास्टिंग। थ्रोविंग एनिमल ऑन ग्राउंड
एनिमल को जमीन पे गिराना ही क्या कहलाता है, ग्राउंड पे गिराना ही क्या कहलाता है, थ्रोविंग कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा जो अपन कास्टिंग करते हैं वो राइट साइड में करते हैं, एनिमल को हमेशा अपन राइट साइड में गिराते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि राइट साइड में ही क्यों गिराना है एनिमल को। तो जो एनिमल्स होता है उसके जो रूमेन पाया जाता है, अब रूमेन क्या होता है, तो जो रूमेन है वो स्टोमक का एक पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। जो भी रूमिनेंट्स होते हैं, रोमंती पशु होते हैं, उनका स्टोमक है, जो उनका पेट है, वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। और जो रूमेन है वो फर्स्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, और ये पाया जाता है लेफ्ट साइड के अंदर। इसलिए अपन एनिमल्स को हमेशा राइट साइड में गिराते हैं, क्योंकि अगर अपन उनको लेफ्ट साइड में गिरा देंगे तो जो उनका रूमेन है उसके अंदर गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, पशु के अंदर ब्लोट आ जाएगा यानी आफरा आ जाएगा। तो उससे बचाने के लिए अपन हमेशा एनिमल को राइट साइड के अंदर गिराते हैं। और कास्टिंग का मतलब होता है थ्रोइंग एनिमल ऑन ग्राउंड, यानी पशु को जमीन पे गिराना ही क्या होता है, कास्टिंग होता है। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात हो गई। नेक्स्ट है अपने कास्ट्रेशन और एक है अपने वेसेक्टोमाइजेशन। कास्ट्रेशन का मतलब अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी में कहते हैं इसको बधियाकरण, बधियाकरण, और वेसेक्टोमाइजेशन यानी नसबंदीकरण। दोनों नाम आपने खूब सुने होंगे। अगर कास्ट्रेशन की बात करें कि कास्ट्रेशन होता क्या है, तो इसमें जो मेल एनिमल है उसमें जो टेस्टिस है, वर्सन है, मेल का जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस। तो इसमें क्या कर देंगे, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस जो है उसको रिमूव कर देंगे। या अगर अपन उसको रिमूव नहीं कर रहे तो उसको क्या कर देंगे, अनफंक्शनल, अनफंक्शनल ऑफ टेस्टिस। मेल एनिमल के अंदर टेस्टिस को, वर्सन को निकालना या वर्सन को निष्क्रिय करना ही क्या होता है, कास्ट्रेशन होता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अपने जो एनिमल है उससे हायर अमाउंट में मीट प्रोड्यूस करना। अगर अपने को एनिमल है उससे मीट प्रोडक्शन करना है तो अपन उसमें क्या कर देंगे, कास्ट्रेशन कर देंगे। इससे जो उसकी ब्रीडिंग कैपेसिटी है अपन ने क्या कर दी, उसकी ब्रीडिंग कैपेसिटी को समाप्त कर दिया, उसकी कैपेसिटी अपन ने खत्म कर दी। तो जो ब्रीडिंग में एनर्जी वेस्ट होती है वो किस में काम में आएगी, अपने मीट प्रोडक्शन में। अगर मीट प्रोडक्शन के लिए अपन पाल रहे हैं या अपन ने बुल पाला है एग्रीकल्चर वर्क के लिए, अपन को उसको काम में लेना है, तो उसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, कास्ट्रेशन कर देंगे। तो जो ब्रीडिंग में एनर्जी वेस्ट होती थी वो किस में काम में आएगी, या तो मीट प्रोडक्शन में, या अगर एग्रीकल्चर वर्क के लिए काम में लेना है तो वो एग्रीकल्चर वर्क में काम में आएगी। तो इसका मतलब हो गया कास्ट्रेशन। दूसरा है वेसेक्टोमाइजेशन या नसबंदीकरण। इसमें अपन क्या होती है, जो वास्ट डिफरेंस है या नस होती है, जैसे शुक्रवाहिनी है अपने मेल एनिमल के अंदर, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी है, ये मान लो अपने एनिमल है उसके अंदर शुक्रवाहिनी है। तो शुक्रवाहिनी को अपन ने बीच में से काटा और काट के अलग करके उसको बांध दिया, यानी मेल एनिमल के अंदर वास्ट डिफरेंस या शुक्रवाहिनी को काट कर अलग करके अपन बांध देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, वेसेक्टोमाइजेशन कहा जाता है। जो कास्ट्रेशन होता है इसके अंदर ब्रीडिंग कैपेसिटी बिल्कुल समाप्त हो जाती है, जबकि वेसेक्टोमाइजेशन में ब्रीडिंग कैपेसिटी है वो समाप्त नहीं होती। लेकिन ये जो मेल होगा वो भी क्या होगा, जो फीमेल से उनको प्रजनित नहीं कर पाएगा, यानी उनको गर्भित नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपन ने क्या किया है, इसमें शुक्रवाहिनी को काट के अलग बांध दिया है। तो इसका जो सीमन होगा उसके अंदर शुक्राणु नहीं होंगे, सीमन के अंदर शुक्राणु नहीं होने से जो फीमेल है वो प्रजनित नहीं हो पाएगी। और इस प्रकार का जो बुल होता है अपने वेसेक्टोमाइज्ड बुल होता है उसको कहा जाता है टीजर बुल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है टीजर बुल है, तो टीजर बुल है वो वेसेक्टोमाइज्ड मेल होता है, कास्ट्रेटेड मेल नहीं होता है। इसमें ब्रीडिंग कैपेसिटी समाप्त नहीं होती है, कास्ट्रेशन में ब्रीडिंग कैपेसिटी समाप्त हो जाती है। और वेसेक्टोमाइज्ड जो मेल होता है, बुल होता है, उसको अपन काम में लेते हैं हीट की डिटेक्ट करने के लिए। जो फीमेल्स होती है उनमें हीट डिटेक्ट करने के लिए अपन टीजर बुल है वो काम में लेते हैं। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित, ये अपन ने देखे। आई होप आपको क्लास है वो अच्छी लगी होगी, कमेंट जरूर करें। और बाकी की जो क्लासें हैं अपनी वो इसी ऐप चैनल पे आपको जल्द मिलेगी, सारी सब्जेक्ट की क्लासें आपको मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
थैंक यू।